नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे सार्वभौमिक विद्या यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हम हमारी क्लासें अब शुरू करने जा रहे हैं और हमारे लिए भी हर्ष की बात है और आपके लिए भी खुशी की बात है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां आपको एक ही चैनल पर सभी प्रकार के विषयों के जितने भी प्रकरण है, जितने भी टॉपिक है, उनसे संबंधित जानकारी मिलेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, उसमें आप जुड़ें और जुड़ने के बाद में हमें जो भी आप जो प्रकरण हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमारा पहला प्रयास ये रहेगा, चाहे प्रथम श्रेणी व्याख्याता हो, चाहे द्वितीय श्रेणी हो, चाहे रीट हो, चाहे थर्ड ग्रेड आने वाली जो आगामी भर्ती जो RMSSB करवाएगी वो हो, या उसके अलावा PTT BSTC, इनमें प्रत्येक विषय के, जैसे मेरा हिंदी विषय है तो हिंदी विषय में जो भी टॉपिक है उन सारे टॉपिक में जो कॉमन टॉपिक है उन पर हम पहले वीडियो बनाने जा रहे हैं। और जैसे ही ये कॉमन टॉपिक के वीडियो खत्म होंगे उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें और जुड़ने के बाद आप जैसे जैसे डिमांड रखेंगे उस हिसाब से हम उन प्रकरणों पर, उन टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। मैं हिंदी व्याकरण शुरू करने जा रहा हूं और मेरे साथी जो अलग अलग अपने अपने विषय के व्याख्याता है वो भी जल्द ही अपनी क्लासें 1 तारीख से हम डालना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि नियमित रूप से क्लासें चैनल पर अपलोड की जाए। इसलिए आप सभी से यही निवेदन है कि हमारा जो चैनल है उसे लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें, आगे से आगे फॉरवर्ड करें। हम आपसे और कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहते। यदि हमारे कंटेंट से आपको कुछ फायदा हो रहा है तो आप निश्चित तौर से कुछ लोगों को हमसे जोड़ने का प्रयास जरूर करें। चलो, बिना मतलब की कोई फिजूल की बात किए बिना हम अपने प्रकरण पे आते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंदर वर्ण विचार। वैसे व्याकरण के बारे में, व्याकरण किसी भी भाषा को यदि आप जानना चाहो तो आपको उसकी अच्छी व्याकरण आनी चाहिए। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम जो पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ण विचार। देखिए, वर्ण विचार पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे ध्वनि कहते हैं। देखिए, मेरा हस्तलेखन, थोड़ा हस्तलेखन खराब है, थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। और ये जो ध्वनि क्या होती है, जैसे छोटा बच्चा होता है अपनी जो आवाज निकालता है शुरुआत में, जो बिल्कुल वो कुछ समझता नहीं है तो उसके मुंह से ऐसे आ, मा, ब ऐसी आवाजें निकलती है। तो उसी प्रकार से हमारी जो वर्णमाला है उस वर्णमाला में भी हमारे वर्ण है। तो वर्ण क्या होते हैं, वैसे अगर बेसिक रूप से देखा जाए तो कुछ नहीं होता है, एक प्रकार के लिपि चिन्ह होते हैं जिनसे हम हमारी मन की जो भावनाएं होती है, हमने हमारी मन की विभिन्न भावनाएं, उन भावनाओं को बोलने से पहले, अभिव्यक्त करने से पहले उन वर्णों का एक समूह बना रखा है। और वो जो शब्द होता है वो उन भावनाओं का उद्बोधक होता है। पता चलता है कि आगे वाला अमुक व्यक्ति क्या बोलना चाहता है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई, यानी हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है, वो सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। और ये जो ध्वनि होती है, इसी ध्वनि का लिखित रूप, यानी लिखा हुआ रूप, जब आप इसी ध्वनि को लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने बोला क बोला, तो जब आप बोल रहे हो तब तक तो वो केवल ध्वनि है, तब तक वो क्या है, ध्वनि है। लेकिन जैसे ही आपने बोला और उसको आपने लिखित रूप में लिख दिया क, जब आप लिखते हो तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अर्थात भाषा की वह इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। भाषा की वह इकाई, ये इसकी सीधी परिभाषा है। वैसे मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया कि ध्वनि का जो लिखित रूप है वर्ण कहलाता है। स्पष्ट परिभाषा ये है कि भाषा की वह इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके वह वर्ण कहलाती है। जैसे किसे हम वर्ण कहेंगे, आप सबको पता ही है। वर्णमाला आपने सबने अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में सीखी होगी। जब आप पहली क्लास में थे तब आपने वर्णमाला सीखी होगी। क, अ, ब आदि वर्णमाला आपको लगभग सभी को आती होगी। जो इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको सबको आती है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो ध्वनि का लिखित जो रूप होता है वो क्या कहलाता है, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अर्थात भाषा की वह इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकते हो उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे क, अ, ब आदि।
अब ये जो वर्ण है, हमारी जो वर्णमाला में कुल मूल वर्ण, मूल रूप से जो वर्ण है वो कितने हैं? 44 है। कितने हैं? उसका विभाजन अभी हम आगे देखेंगे। और देवनागरी लिपि में कुल वर्ण 52। वैसे आप सभी जानते होंगे कि ये 44 वर्ण कौन से है, 52 वर्ण कौन से है, फिर भी हम देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि 44 वर्ण कौन से है और 52 वर्ण कौन से है। इसको मैं मिटा रहा हूं। आपको अगर लिखना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी के साथ लिख सकते हैं। आपका समय ज्यादा बर्बाद नहीं हो, इसलिए मिटा रहा हूं मैं इसे। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा वर्ण का विभाजन करके। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। बता देता हूं आपको, जो मूल वर्ण के बारे में मैंने अभी बात कही, एक होते हैं जिन्हें कहते हैं स्वर, और जो दूसरे होते हैं उन्हें कहते हैं व्यंजन। ये जो स्वर होते हैं इनके बारे में आप सब जानते हो। ये संख्या में होते हैं 11, संख्या में 11 है। और ये जो व्यंजन है ये संख्या में 33 है। अब इनका अगर विभाजन करना चाहें स्वर, तो ये दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटे और दीर्घ का मतलब होता है बड़े। तो आपको सबको आते ही हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ, ई। यानी ये सारे छोटे हैं। अ का बड़ा रूप आ माना जाता है, ई छोटी है, बड़ी ई दीर्घ में आ जाती है, और ऊ का जो बड़ा रूप होता है वो दीर्घ स्वर में आ जाएगा। तो ये 4 होते हैं। कितने होते हैं संख्या में? 4। और ये होते हैं 7, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो ये दो प्रकार हो गए स्वर के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर यानी कि छोटे स्वर, और दीर्घ स्वर का मतलब होता है बड़े स्वर। इनको मूल स्वर कहा जाता है। अ, ई, उ और र, यानी सबसे पुराने और मूल स्वर इनको कहा जाता है। और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, यानी ये 4 है और ये 7 है। उसके बाद में हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन का यदि विभाजन करना चाहे तो ये मूल रूप से 33 है। सबसे पहले जो व्यंजन होते हैं उन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। आप सब जानते हैं इनके बारे में। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। और उसके बाद में है अंतस्थ व्यंजन, ये संख्या में 4 होते हैं। और उसके बाद में है ऊष्म व्यंजन, और ये जो संख्या में है ये भी कितने हैं? 4 है। इनको हम देख सकते हैं। आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, क से म तक, यानी क का पूरा वर्ग, क वर्ग, उसके बाद च वर्ग, च वर्ग के बाद में ट वर्ग यानी ट के 5 अक्षर, और उसके बाद में त वर्ग, और त वर्ग के बाद में प वर्ग, लास्ट में म तक, यानी जो 25 अक्षर होते हैं, 5 के 5 जोड़े होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन, इसके बारे में आप जानते हैं। इसको भी अपन डिवाइड कर सकते हैं थोड़ा सा जानने के लिए, जानकारी के हिसाब से। इनमें भी एक होता है लुंठित व्यंजन, और एक होता है पार्श्विक। देखो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, लुंठित, पार्श्विक, हालांकि मैं नहीं बताता तो भी काम चल सकता है, लेकिन आजकल जो एग्जामिनर है वो सवाल यहीं से उठाता है। लुंठित व्यंजन ल को कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन र को कहते हैं, और 1, 2 और बच गए इसमें, उनको अर्ध स्वर कहते हैं। दूसरा नाम है उनका, वैसे है ये चारों के चारों क्या है? अंतस्थ कहलाते हैं, लेकिन इनका दूसरा नाम है, ये आपके हो गए य और व। तो ये अंतस्थ का विभाजन हो गया। उसके बाद उष्म है, इसमें 4 है, श, श, श और ह। तो इस प्रकार से ये वर्णों का विभाजन है। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। अच्छे से आप ध्यान में रख लें, वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण
में स्वर है जो वो 11 है संख्या में, और व्यंजन है वो 33 है। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटे स्वर और दीर्घ का मतलब होता है बड़े स्वर। और ह्रस्व का मतलब मूल स्वर भी होता है, इनको यौगिक स्वर कहते हैं। यौगिक का मतलब ये इन्हीं स्वरों से मिल करके बने हुए माने जाते हैं। तो ये ह्रस्व स्वर 4 है। आपकी वर्णमाला आपने पढ़ रखी है, आपको अच्छे से दिमाग में इतना याद रखना है कि अ, ई, उ और री, ये जो चारों हैं ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। और उसके बाद जो ये दीर्घ स्वर है ये 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब एग्जामिनर जो आपसे प्रश्न पूछता है वो क्या पूछता है, कुछ भी नहीं पूछता, आपसे केवल इतना पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, या निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो वो ऑप्शन उस हिसाब से डाल देता है। तो आपको केवल ये चीजें अच्छे से थोड़ी सी याद रखनी है, ऑप्शन आपके सामने रहेगा, आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे। उसके बाद व्यंजन, व्यंजन को अपन ने 3 भागों में बांटा है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कुल 25 है, क से लगा करके म तक, अच्छे से याद रखें इसको, क से म तक, यानी क वर्ग पूरा, च वर्ग पूरा, ट वर्ग पूरा, त वर्ग पूरा और प वर्ग पूरा। और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, इसको अपन ने अलग अलग 3 भागों में बांटा है। तो ये इसलिए बांटा गया है क्योंकि आजकल एग्जामिनर कभी कभी सरल सवाल नहीं पूछता है, वो थोड़ा टफ बनाना चाहता है, तो वो ये पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा लुंठित व्यंजन है, निम्न में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है, और निम्न में से कौन सा अर्धस्वर है। तो ये जो ल है इसको लुंठित व्यंजन कहा जाता है। लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना। लुंठित का मतलब क्या होता है, लुढ़कना। जब भी आप इसको बोलने की कोशिश करते हो, जब भी आप इसको बोलने की कोशिश करते हो, जैसे आप बोलते हो ना ल, तो ल में ऐसा लगता है कि जो ध्वनि है वो लुढ़कती हुई सी आ रही है, इसीलिल इसको लुंठित कहते हैं। पार्श्विक, पार्श्विक का मतलब पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है साइडों से। पार्श्व का मतलब क्या होता है, साइडों से। जब आप इसको र को बोलते हो ना, तो जबान आपकी ऊपर जाती है और आपकी जबान के दोनों तरफ हवा निकलती है। जो वायु आपके अंदर से फेफड़ों से उठ के वर्ण को बोलने के लिए आती है, वो आपकी जुबान के दोनों तरफ से, पार्श्व से यानी दोनों साइडों से निकलती हुई बाहर आ जाती है, इसलिए इसको पार्श्विक कहते हैं। और अर्धस्वर, अर्धस्वर ये जो य और व, ये दोनों अर्धस्वर है। अर्धस्वर का मतलब इनका जो उच्चारण स्थान है वो इस तरीके का है कि ये स्वर और व्यंजन के बीच बीच की स्थिति है, स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति है, इसलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। अब एग्जामिनर अगर आपको सरल सवाल पूछना चाहे तो यहाँ पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है या नहीं, लेकिन फिर भी वो अगर ज्यादा कुछ गहराई में जाना चाहता है तो वो पूछ सकता है कि लुंठित स्वर कौन सा है, पार्श्विक स्वर कौन सा है, या अर्धस्वर इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं। ऊष्म स्वर 4 है, स, श, श और ह। ऊष्म स्वर कहने का मतलब इनको यूं है कि ये इन्हें, इन शब्दों को जब बोला जाता है तो हमारी जो श्वास वायु होती है वो थोड़ी गर्म हो जाती है, ऊष्म होकर के निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो ये तो था इसका वर्ण का विभाजन। अब आगे हम देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। यदि आपको लिखना हो तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आराम के साथ में लिख सकते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। कोशिश करेंगे पूरी कि आप अपने सपनों को प्राप्त करें और हम उसका जरिया बन सकें। अब अपन देख लेते हैं थोड़ा स्वर के बारे में। तो ये तो अपन ने इसका विभाजन देख लिया। विभाजन देखने के बाद में पहले अपन थोड़ा स्वर के बारे में देख लेते हैं, स्वर की परिभाषा भी देख लेते हैं, जानना जरूरी। हालांकि परिभाषा से सवाल बनने की गुंजाइश तो कम है, फिर भी देख लेते हैं स्वर किसे कहते हैं। वह वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उसे स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी वह वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर। यानी इनका उच्चारण करने के लिए आपको किसी भी वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ में इनका उच्चारण हो जाता है। जैसे आप सब जानती हो स्वर कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, उ, बाकी आप सब आगे जानते हो, कोई विशेष समस्या वाली बात उसमें नहीं है। तो इन स्वरों के बारे में हम बात करें तो हमने देखो यहाँ अ, आ से लगा करके और लास्ट ओ
औ तक हमने जान लिया। देखो अब इसमें दो स्वर और भी होते हैं, अगर आपने आगे देखा हो वर्णमाला में दो स्वर और होते हैं, अंग और अ। इसके बारे में भी थोड़ा आप लिख लें, एक छोटा सा स्टार बना करके लिखें, अयोग्य वा, अयोग्य वा ध्वनियां, यानी अयोग वा, ऐसी ध्वनियां जिनका योग होता नहीं है, ऐसी ध्वनियां जिनका योग किसी के साथ होता नहीं है। इसकी परिभाषा लिखनी चाहे तो आप लिख सकते हैं, ऐसी ध्वनि जिसका योग किसी वर्ण के साथ न होते हुए भी वह उस वर्ण का भार वहन करती है। ऐसी ध्वनियों को क्या कहते हैं? अयोग्य वा। अयोग्य वा का मतलब होता है ऐसी ध्वनियां जो अपने मूल रूप को कभी छोड़ती नहीं है। जैसे कुछ शब्द आपने देखे होंगे, उनको जब किसी वर्णों के साथ मिलाया जाता है तो उनका मूल स्वरूप बदल जाता है, लेकिन ये ऐसी ध्वनियां हैं जिनका मूल स्वरूप कभी बदलता नहीं है। ये हमेशा जहां भी रहती है अपने मूल स्वरूप में रहती है। और ये अयोग्य वा कौन कौन सी है, इसके बारे में आपको थोड़ा बताना जरूरी है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो लगभग वर्ण टॉपिक में काफी जगह तक पहुंच चुका है, लेकिन ये सवाल बहुत कम बार पूछा गया है, तो आप उसको मोस्ट करके रखे, हो सकता है आने वाले समय में इस पर सवाल बने। तो अयोग्य में जैसे कौन कौन सी, इसमें एक तो है अनुस्वार, जिसे आप ऐसे लिखते हैं, या फिर अगर अंग लिखना चाहे तो ऐसे भी, और एक होती है विसर्ग, जिसे कुछ ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो दो ध्वनियां हैं ये अयोग्यवाद ध्वनियां कही जाती है। हालांकि ये स्वर के अंदर ही आती है, लेकिन इनको अयोग्यवाद ध्वनियां कहा जाता है, क्योंकि ये न तो स्वर में आती है और न ही व्यंजन में आती है। अगर आप और नोट करना चाहें तो इसके साथ में लिख सकते हैं कि ये जो ध्वनियां है ये न तो स्वर में आती है और न ही व्यंजन में आती है। तो सवाल ये भी बन सकता है कि ऐसी कौन सी ध्वनि है जो न स्वर में आती है न व्यंजन में आती है। उसके अलावा अगर हम स्वर के बारे में कुछ जानना चाहें तो कुछ एक बातें और लिख लेते हैं, उसके बाद हम व्यंजन शुरू करेंगे। ये मैं मिटा रहा हूं, यदि आपको इसका लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। थोड़ा और स्वरों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद अपन व्यंजन शुरू करेंगे। स्वरों की सामान्य सी बात है, स्वरों की मात्राएं, हालांकि मात्राओं के बारे में आपको पता होगा, आप सब जानते हैं, आपने छोटी क्लास से ये पढ़ना सीख लिया होगा, फिर भी बताना जरूरी है, शायद किसी के ध्यान में नहीं भी हो। तो स्वरों की जो मात्राएं होती है वो हमें पता है कि जो पहला वर्ण होता है हमारी स्वरों का, जो पहला वर्ण है वो अ है। तो अ की किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा कुछ इस प्रकार की होती है, ई की मात्रा ऐसे होती है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होती है, ऊ की मात्रा ऐसे होती है, बड़े ऊ की मात्रा ऐसे होती है। मैं मात्रा आपको लिखवा रहा हूं, आप भी लिख दें यदि आपके ध्यान में है तो बहुत अच्छी बात है। री की मात्रा ऐसे होती है, ए की मात्रा ऐसे होती है, आई की मात्रा कुछ इस तरह से है, ओ की मात्रा, और ये है औ की मात्रा। तो ये मात्राएं हैं, ये कुल संख्या में कितनी है? 10। कितनी है? 10। मैंने आपको बताया स्वर कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। तो ये मात्राएं कितनी है? 10। तो आप इसमें नीचे नोट लगा के लिख सकते हो, स्वर कुल 11 होते हैं, जबकि
माफी चाहता हूँ दोस्तों, बीच में कोई कॉल आ गया था। तो हम देख रहे थे स्वरों की मात्राएं। तो स्वरों की मात्राएं, ये अ की वैसे कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, ये बड़ी ई, ये ऊ की, ये ऊ, ये री की मात्रा, ये ए की, ये आई की, ये ओ की, और ये औ की मात्रा है। तो इसमें नोट डालने वाली बात केवल इतनी है, ये मात्राएं आपको वैसे पता ही होगा, फिर भी नहीं है तो आप लिख सकते हैं। आपको नोट डाल के लिखना है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। और भी लिखना चाहो साथ में लिख सकते हो। कुल स्वर 11 होते हैं, जबकि मात्राएं 10 होती है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात केवल इतनी सी है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और कुल स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, जबकि मात्राएं कितनी होती है, 10। हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभार हमसे पूछा जाता है तो हम सीधा लिख देते हैं कि मात्राओं को भी हम 11 मान लेते हैं। 11 सीधा ऑप्शन देखा आपने को पता है स्वर 11 है, तो सीधा लगा दो कि मात्राएं भी कितनी होगी, 11। लेकिन मात्राएं कितनी होती है, 10। तो ये स्वरों की मात्राएं थी। अब इसके बाद में अपन शुरू करते हैं व्यंजन को। व्यंजन के बारे में स्वर लगभग अपने हो गया है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक स्वर में एक टर्म्स रह गया, स्वर का विभाजन, स्वरों कर दो, स्वरों का विभाजन नासिका के आधार, नासिका के आधार पर, यानी हम जो नाक से जो ध्वनियां बोलते हैं उसके आधार पर जिस तरीके से व्यंजनों का भी विभाजन है, वैसे स्वरों का भी विभाजन होता है। छोटी सी टर्म है, यहाँ तक हालांकि एग्जाम में पहुंचा नहीं है, बहुत कम बार कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है आने वाले समय में पूछा जाए। तो जो नाक से हम बोलते हैं, जैसे व्यंजन बोलते हैं, उसी तरीके से स्वर भी होते हैं। जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु या अनुस्वार लग जाता है उन्हें कहते हैं अनुनासिक, अनुनासिक स्वर। अ, आ, इसके ऊपर आप चंद्र बिंदु लगा दो, ई, ई, ऊ, ऊ, ए, आई, ओ और औ, है ना। ये मैंने सामान्य लिखे हैं। अब आप इसके ऊपर जब चंद्र बिंदु लग जाता है तब ये क्या हो जाते हैं, अनुनासिक स्वर। चंद्र बिंदु नहीं लगता है तो उन्हें कहा जाता है निर्नुनासिक। दूसरा जो इसका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं, निर्नुनासिक, यानी ये अनुनासिक नहीं है, निर्नुनासिक। साथ में लिखो स्वर, निर्नुनासिक स्वर। तो अ इसको बोला जाएगा आ, ई, ऊ, इस तरीके से बोला जाएगा, यानी नाक से। यानी कहने का मतलब अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी जो श्वास वायु होती है वो मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, तो वो कौन से होते हैं, अनुनासिक स्वर। वैसे इनकी परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके ध्यान में केवल इतना रहना चाहिए कि जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगा होता है वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, और जिनके ऊपर नहीं लगा होता है सामान्य होते हैं आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे निर्नुनासिक स्वर। तो ये था स्वरों का विभाजन नासिका के आधार पर, अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर। अनुनासिक का मतलब है जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगा होता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, और जिनके ऊपर चंद्र बिंदु अनुस्वार नहीं लगा होता उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं व्यंजन के बारे में, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखना चाहें तो। अब है व्यंजन। व्यंजन की थोड़ी सी परिभाषा अपन देख लेते हैं। वे ध्वनियां, या वर्ण भी कह सकते हो, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है,
वे व्यंजन कहलाती हैं। यानी ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है तो वे क्या कहलाती है? व्यंजन। आपको पता है ये व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क, ख, ब, प, म, य, र, ये सारे आदि, ये सारे के सारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो अब इन व्यंजनों का हम थोड़ा सा वर्गीकरण देखेंगे। चलो यहाँ जगह आ जाएगा। प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास, बोलने का प्रयास करने के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण देखेंगे हम। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण देखने से पहले हम बिल्कुल सरल और सहज तरीके से इसको देखेंगे, ज्यादा कठिन इसको बनाएंगे नहीं। सबसे पहले हमें पता है व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, तो हम वहीं से इसको शुरू करेंगे। सबसे जो पहला प्रकार है उसे कहा जाता है स्पष्ट व्यंजन। स्पष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क से म तक, कुल कितने हो गए? 25। क से कहां तक होते हैं? म तक जो व्यंजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पष्ट व्यंजन। स्पष्ट का मतलब इनको बोलते समय कोई ज्यादा समस्या नहीं आती है, इसलिए इनको स्पष्ट व्यंजन कहा जाता है। अब म के बाद में अगला क्या आता है? हमें पता ही है अगला क्या आता है। अगला जो आता है म के बाद में सीधा य र ल व आता है, तो इन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। इनका कैसे अपन ने पहले भी विभाजन किया, एक बार और कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। इनका विभाजन अपन 2-3 तरीकों में अलग अलग कर सकते हैं। लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन और अर्धस्वर। प्रश्न परीक्षाओं में लगभग यहीं से बनते हैं, ज्यादा थोड़े नीचे उतरोगे तभी प्रश्न बनते हैं। सरल प्रश्न बनता है तो सीधा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो आपको पता है अपन ने यहाँ म तक देख लिया, फिर य र ल व ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। या मैं लिख देता हूँ य र ल और व, ये चारों के चारों क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अब इनमें से लुंठित कौन सा है? तो आपको पता ही है, पहला अक्षर लुंठित का क्या है? ल। तो ल क्या हो गया? लुंठित व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? र। अच्छा, ल लुंठित व्यंजन क्यों है? ल लुंठित व्यंजन इसलिए है क्योंकि जब इसको बोला जाता है तब लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना। लुंठित का मतलब क्या होता है? लुढ़कना। और लुढ़कने से मतलब ये है कि जब इसको बोला जाता है तब ध्वनि लुढ़कती हुई सी प्रतीत होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लुंठित व्यंजन। दूसरा है र, इसको कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक का मतलब ये होता है पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है साइड से, साइडें होती है ना दोनों तरफ की, उसे कहा जाता है पार्श्व। तो जब आप इस र को बोलते हो तब आपकी जुबान यहाँ ऊपर टकराती है, और टकराने के बाद जो वायु निकलती है वो दोनों जुबान की दोनों तरफ साइडों से निकलती है, पार्श्वों से निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। और अर्धस्वर, अर्धस्वर आपके है य और व। य और व ये क्या है? अर्धस्वर है। अर्धस्वर का मतलब है कि इनका जो उच्चारण स्थान है वो कुछ इस तरीके से है, न तो ये पूर्ण रूप से स्वर में आते हैं न पूर्ण रूप से व्यंजन, दोनों के बीच का सा उच्चारण स्थान है, इसलिए इनको आधा स्वर भी माना जाता है। तो एग्जामिनर अगर ज्यादा नीचे तक आता है तो आपको यहाँ तक वो पूछ सकता है। अब ये य र ल व तक आपके मामला क्लियर हो गया। उसके बाद जो अगले जो व्यंजन होते हैं उन्हें कहते हैं संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं? संघर्षी। संघर्षी का मतलब संघर्ष करने वाले। तो संघर्षी व्यंजन कौन कौन से? संघर्षी, इसको आप उष्म भी कह सकते हो। संघर्षी व्यंजन होते हैं स, 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 ह। तो ये क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी का मतलब है कि इनको बोलते समय हमारा जो स्वर तंत्र है उसको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बिल्कुल आसानी के साथ वो बोल नहीं पाता है, इसलिए इसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ स, 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 ह तक का जो व्यंजन का आपका मामला है वो क्लियर हो गया। उसके बाद थोड़ी सी कुछ और इसमें प्रकार है, जैसे आप ले सकते हो इसमें स्पष्ट संघर्षी। स्पष्ट संघर्षी से मतलब है कि जो स्पष्ट भी है, यानी इनके अंतर्गत भी आते हैं, इस वर्ग में भी आते हैं, और संघर्षी यानी संघर्ष भी करते हैं। कहने का मतलब स्पष्ट संघर्षी उनको कहा जाएगा ऐसे वर्ण जो स्पष्ट वाले व्यंजन वाला जो वर्ग है, ये क से म तक यानी इनके बीच वाले वर्ण है,
लेकिन उनको बोलते समय बाकी वाले स्पष्ट व्यंजनों के मुकाबले थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, हल्का सा, यानी बीच की सी अवस्था है, तो ये होता है च वर्ग। च वर्ग आपको पता ही है, च, छ, ज, झ और न्य। ये जो चारों हैं ये क्या कहलाते हैं, स्पष्ट संघर्षी व्यंजन। अब उसके अलावा ये होते हैं आपके उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन इस प्रकार के व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय जो हमारी जो जीवा होती है, हमारी जो जुबान होती है, वो उसको बोलते समय वो एकदम से गिरती है। यानी उत्क्षिप्त का मतलब होता है गिरना। उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है, गिरना, झटके के साथ में गिरना। तो हमारी जो जीवा होती है, इनको ये जो दो वर्ण है, इनको बोलते समय हमारी जीवा एकदम झटके से गिरती है। जैसे आप बोलने का प्रयास करो, ये दो वर्ण है ड और ढ। अब देखो जीवा एकदम स्पीड के साथ में गिरती है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में इनके बारे में सवाल पूछा गया है, कई बार इनके बारे में सवाल पूछा जा चुका है। ड और ढ, ये जो दो व्यंजन होते हैं इनको क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। और उसके बाद में अगला जो प्रकार अगर हम इसका देखना चाहें तो वो है नासिक्य। नासिक्य व्यंजन यानी पंचम वर्ण भी कह सकते हो आप इसको पंचम वर्ण भी कहा जाता है। पंचम वर्ण का मतलब प्रत्येक वर्ग का पांचवां अक्षर, 5 वर्ग बांटे हुए ना अपने वर्णमाला में, अपन ने पढ़े हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और प वर्ग। उनके पांचों में से जो अंतिम जो 5वां अक्षर होता है वो क्या होता है, नासिक्य। नासिक्य का मतलब इसका उच्चारण कहां से किया जाता है, नाक से। यानी जब आप इसको बोलोगे तो मुंह के साथ साथ नाक से भी आवाज निकलेगी। तो ये कौन कौन से होते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से जानते हो, ड, ण, और उसके बाद में ण, न और म। ये पांचों वर्ण है, इनको पंचम वर्ण कहा जाता है। तो प्रयत्न के आधार पर हम इस तरीके से कुछ वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आपसे सवाल कैसे बनते हैं, सवाल बिल्कुल सरल और सिंपल बनते हैं, बस शर्त इतनी सी है कि आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। एक ही जगह पे मैंने आपको करके दिया है, आप इसको अच्छे से लिखें। मैंने जिस तरीके से लिखा है आप भी उसी तरीके से क्रम से इसे लिखने की 4 बार या 5 बार अगर आप प्रैक्टिस करें तो निश्चित तौर से आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। स्पष्ट व्यंजन अपन वर्णमाला शुरू करते हैं, व्यंजन क से शुरू होते हैं, ये हमें पता है, क से म तक स्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं 25। अंतस्थ व्यंजन क से म के बाद में य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। नीचे अपन ने इसका और वर्गीकरण किया है, ल को लुंठित वर्ण कहा जाता है, र को पार्श्विक वर्ण कहा जाता है और अर्धस्वर कहा जाता है य और व को। संघर्षी ऊष्म, ऐसे व्यंजन जो संघर्षी है, यानी जिनको बोलते समय स्वर तंत्र को संघर्ष करना पड़ता है, वो है स, स, स और ह। और उसके बाद स्पष्ट संघर्षी। स्पष्ट संघर्षी का मतलब जो स्पष्ट वाले वर्ग में भी आते हैं लेकिन उसके साथ साथ वो संघर्षी भी है। बाकी वाले स्पष्ट व्यंजनों के मुकाबले थोड़े संघर्षी है, तो वो होता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, न। और उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ। और नासिक के व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं ड़, ण, सॉरी यहाँ गलती से लिख दिया, ये न्य क्या आएगा, ड़, न्य, ण, न और म। जो ये इस तरीके से उच्चारण के आधार पर, आपके प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार है। अब हम कुछ और प्रकार देखेंगे। एक और रह गया छोटा सा, चलो उसका अलग से अपन देख लेंगे, थोड़ा देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन है ना, संयुक्त व्यंजन थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। छोटी सी टर्म्स है, आप अलग से इसको लिख दो बोले, संयुक्त व्यंजन। तो आप अच्छे से जानते हो ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता ही है। छ, त्र, य और स्र। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनके बारे में जब सवाल पूछा जाता है तो संयुक्त व्यंजन वाला सवाल बहुत कम गुंजाइश है, फिर भी हो सकता है आ जाए, कभी पूछ ले इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ऐसा पूछा जा सकता है। लेकिन ज्यादातर सवाल है वो पूछा जाता है कि ये व्यंजन दे दिया जाता है आपको और कहा जाता है कि ये किन शब्दों से या किन वर्णों से मिलकर के बना है। तो ये जो श है ये क आधा और स पूरा, त्र है त आधा और र पूरा, य है ज प्लस न्य। ध्यान रखना, य का कुछ लोग ग मान लेते हैं, ग नहीं है, गलत है।
ज और न्य, ट ठ ड च छ ज ज न्य आता है वो है, और स्र में स आधा और र। तो इस तरीके से कुछ जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उन संयुक्त व्यंजनों का विभाजन है। ज्यादा परिभाषा में अपन जाएंगे नहीं क्योंकि कोई औचित्य नहीं है। आपसे सवाल यहीं से बनता है, आपको केवल इतना याद रखने की आवश्यकता है। उसके बाद हम देखेंगे प्राणवायु के आधार पर वर्णों का विभाजन। प्राणवायु के आधार पर वर्णों का विभाजन, ज्यादा प्रकार नहीं है इसमें, बिल्कुल सरल है। बस आपको एक ही जगह पे समझा रहा हूँ। वैसे ये दोनों टर्म आपको अलग अलग समझाई जाती है, लेकिन मैं एक ही जगह पे समझा रहा हूँ। समझाने का उद्देश्य केवल इतना सा है कि आपको अच्छे से समझ में आए, आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इसमें एक आपके टर्म्स होती है सघोष, अघोष, अल्प प्राण और एक महाप्राण। ये 4 प्रकार के होते हैं। वैसे ये दोनों प्रकार अलग अलग आपको समझाया जाता है, लेकिन मैं आपको साथ में समझा रहा हूँ क्योंकि लोग इन चारों के बीच में क्या कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। कभी इसको इसके साथ में, सघोष को अल्पप्राण के साथ में जोड़ देते हैं, अघोष कभी घुस जाता है महाप्राण के अंदर। इसलिए आपको एक ही जगह पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो ये जो सघोष है और अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। तो पहले अपन अल्पप्राण और महाप्राण को देखते हैं। ये जो अल्पप्राण और महाप्राण है, ये जो हमारे वर्ग होते हैं, वर्णमाला के वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जैसे क, ग, ड़, च, ज, न्य। उसी तरीके से आप ट, ड, ण, उसी तरीके से आप प का भी लिख सकते हो आगे। इस तरीके से आप समझ गए होंगे, कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपके अल्प प्राण में आते हैं। किसमें आते हैं? अल्प प्राण का मतलब, अल्प प्राण और महाप्राण से मतलब ये है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें अल्प वायु की आवश्यकता है। नहीं, हम जो श्वास लेते हैं कम श्वास की, जिनको कम श्वास के साथ में हल्की श्वास में हम बोल सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। और जिनको बोलते समय थोड़ी ज्यादा वायु की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण। परिभाषा में मैं नहीं जाऊंगा, कोई औचित्य नहीं है उस पर जाने का। परिभाषा से सवाल बनने की गुंजाइश भी बहुत कम है, सीधे आपको सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, तो इसलिए अपन यहीं से पढ़ेंगे। आपको इसमें क्या याद रखना है? 135। अल्पप्राण का मतलब आपको क्या याद रखना है? 135। आपको अच्छे से याद रखना है कि अल्पप्राण का मतलब 135, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। उसके बाद में इसके साथ में और क्या क्या होता है? ये जो अल्पप्राण है इसमें य, र, ल और व, य, र, ल और व, और उसके साथ साथ सभी स्वर, सारे के सारे जो स्वर होते हैं वो किसमें आ जाते हैं? अल्पप्राण में आ जाते हैं। हाँ, तो अल्पप्राण में अपन ने देख लिया य, र, ल, व और सारे के सारे स्वर आते हैं। और महाप्राण, महाप्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अपन ने वहां देख लिया। एक मिनट, महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ग, चौथा वर्ग, अर्थात आपको याद क्या रखना है? 24। प्रत्येक वर्ग यानी कि 24। 24 का मतलब, महाप्राण का मतलब क्या हुआ? 24। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अब दूसरा चौथा वर्ण कौन सा होता है ये आपको अच्छे से पता है। ख और घ, छ और झ। इस तरीके से आप बाकी वालों को भी लिख सकते हो। ठ,
ढ, थ, ध। इस तरीके से आप प वर्ग का भी लिख सकते हो। और उसके बाद में और क्या रह गया इसमें, ये अलावा अपन ने अल्पप्राण में ले लिया, तो ये महाप्राण में क्या आ जाएगा, स, स, स और ह। और सारे के सारे स्वर, ये ध्यान रखना, सभी के सभी स्वर किसमें आते हैं, सारे के सारे स्वर है वो अल्पप्राण में आते हैं। तो ये है आपके अल्पप्राण और महाप्राण। अब अपन देखते हैं सघोष और अघोष। सघोष से तात्पर्य है जिनको बोलते समय जो हमारा स्वर तंत्र है उसको एक विशेष प्रकार की गर्जना या घोष करनी पड़ती है, नांद होता है उसमें, उन वर्णों को कहते हैं सघोष। और जिनमें स्वर तंत्र को ज्यादा गर्जन करने की आवश्यकता नहीं है उन्हें क्या कहते हैं, अघोष। तो इनको अपन देखेंगे, इसमें भी वही, ये कंफ्यूजन का कारण ये है कि इसमें भी वर्गों की संख्या आती है और उसमें भी वर्गों के वर्णों की जो क्रम संख्या है वो संख्या आती है। सघोष में प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। अब तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा, ये आपको पता ही है। पहले क वाले वर्ग में ग, घ, ड़, उसके बाद में च वाले में ज, झ, न्य। बाकी वाले आप लिख सकते हो आगे, ट वर्ग है, ट वर्ग के बाद में प, त वर्ग है, प वर्ग है, उनका भी लिख सकते हो। और उसके अलावा य, र, ल और व, ये भी किसमें आते हैं, सघोष में। य, र, ल, व किसमें आते हैं, सघोष में। और उसके अलावा सारे के सारे स्वर, सभी स्वर, सारे के सारे स्वर है वो किसमें आते हैं, सघोष में। यानी इनको बोलते समय कंठ से विशेष प्रकार की गर्जना होती है। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य, र, ल, व और सारे के सारे स्वर। और ये जो अघोष है इसमें जो बाकी बच गया वो प्रत्येक वर्ग का दूसरा व, सॉरी पहला व दूसरा वर्ण, पहला व दूसरा वर्ण कौन कौन सा होता है, पहला दूसरा, क, ख, च, छ, ट, ठ। इस तरीके से आप पूरे लिख सकते हो। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, पहला व दूसरा। तो आपको सघोष में याद रखना है 345 और अघोष में याद करना है 12। 12 याद रहना चाहिए। अघोष का मतलब 12, 12 का मतलब पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण। और सघोष का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, उसके साथ में य, र, ल, व और सारे के सारे स्वर किसमें आएंगे, सघोष में। और अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण और उसके साथ साथ में स, स, स और ह, ये किसमें आते हैं, अघोष में। तो ये हमने विभाजन किया प्राणवायु के आधार पर अलग अलग तरीकों से, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में हमने देखा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, क, ग, ड़, च, ज, न्य, ट, ड, ण और उसके बाद में त, द और न। इस तरीके से आप प वर्ग का भी ले सकते हो। य, र, ल, व और सारे के सारे स्वर है ये किसमें आते हैं, अल्पप्राण में। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण और उसके साथ में स, स, ह, ये किसमें आते हैं, महाप्राण में। और उसके बाद में हमने देखा सघोष और अघोष का। तो सघोष का मतलब जिसको बोलते समय हमारे स्वर तंत्र को गर्जना करनी पड़ती है उन्हें कहते हैं सघोष, और जिनको गर्जना कम करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है, बिल्कुल कम होती है, उसे कहते हैं अघोष। तो सघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है, उसके साथ में य, र, ल, व और उसके साथ में सारे के सारे स्वर। और अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो आपको ये आंकड़े याद रखने हैं, 345 मतलब सघोष, अघोष का मतलब 12, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, है ना। और उसके साथ स, स, ह, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, अघोष में। इन चारों को एक साथ समझाने का उद्देश्य केवल इतना था कि आप किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर मामलों में क्या होता है, लोग सघोष के साथ में कभी कभी इसको जोड़ देते, सब में संख्या का मामला। इसलिए आप एक ही जगह पे इस टेबल को 3 बार 4 बार बनाने का प्रयास करें। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और आपसे निवेदन रहेगा कि हमारा जो ये चैनल है इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी करवाएं और इसे आगे से आगे प्रसारित करें। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।